कहानी की शुरुआत में हम 1988 की एक घटना देखते हैं जहां कनाडा के एक बैंक में एक आदमी भेष बदलकर अंदर घुसता है और काउंटर पर बैठी लड़की को एक सूटकेस देकर कहता है कि वह इस सूटकेस में सारे पैसे भर दे। जब लड़की खुद से यह काम करने से मना करती है तो वह आदमी अपनी जेब से गन निकालकर उसे डराता है। मजबूर होकर लड़की सारे पैसे सूटकेस में भर देती है। इधर जब पुलिस को इस बैंक डकैती की खबर मिलती है तो वे गाड़ियों में बैठकर बैंक के पास पहुंचते हैं और एक संदिग्ध व्यक्ति को गन पॉइंट पर सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन असली डकैत तब तक अपना भेष बदल चुका होता है। यहीं पर हम मूवी के मुख्य किरदार रॉबर्ट व्हाइटमैन को देखते हैं जिसने कुछ ही देर पहले भेष बदलकर अपनी जिंदगी की 29वीं डकैती कर ली होती है। असल में रॉबर्ट डकैती करने के बाद अपने कपड़े किसी दूसरे आदमी को दे देता है और पैसे के बदले उससे वही कपड़े पहनने को कहता है ताकि वह आसानी से पुलिस की नजरों से बच सके। तो जब पुलिस रॉबर्ट के कपड़े पहने उस आदमी को सरेंडर करने के लिए कह रही होती है, उसी दौरान रॉबर्ट पास के एक टेलीफोन बूथ से बार बार पुलिस को कॉल करता है और हर बार आवाज बदलकर कहता है कि उसके सामने एक डकैती हुई है और पुलिस को जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। रॉबर्ट चाहता था कि डकैती की खबर सुनकर बाकी इलाकों की पुलिस भी वहीं पहुंच जाए ताकि वह आसानी से वहां से फरार हो सके। प्लान के मुताबिक जब दूसरी पुलिस यूनिट्स वहां आने लगती हैं तो रॉबर्ट एक ईरानी टोपी पहनकर वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ घुल मिल जाता है। इसके बाद वह पास के एक कार शोरूम से एक गाड़ी खरीदता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ घटना स्थल पर बाकी पुलिस के साथ डिटेक्टिव जॉन भी पहुंचता है। वह सबको रॉबर्ट की एक फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या किसी ने उसे देखा है। जवाब में एक पुलिस वाला कहता है कि वह तो कुछ देर पहले ही उसके सामने से गुजर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम 4 साल पीछे यानी 1984 के अमेरिका के मिशिगन शहर में पहुंचते हैं। वहां एक कोर्ट में रॉबर्ट की सुनवाई चल रही होती है। रॉबर्ट का वकील अदालत को समझाने की कोशिश करता है कि रॉबर्ट गलत रास्ते पर नहीं चल रहा है। असल में 1984 में पुलिस ने रॉबर्ट को कई कानून तोड़ने के मामलों में गिरफ्तार किया था। वकील कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करता है कि अमेरिका में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बचपन से ही उपेक्षा और गरीबी में बड़े हुए हैं और रॉबर्ट भी उन्हीं में से एक है। वह बचपन से ही परिवार के बिना बड़ा हुआ है। दरअसल कोई भी इंसान खुद से बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहता, बल्कि हालात और माहौल उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। और इस देश में अच्छी नौकरी पाने से ज्यादा आसान है चोरी डकैती करना या गलत रास्ते पर जाकर पैसा कमाना, जिसकी वजह से रॉबर्ट जैसे लोग बुरे रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वकील की बातों से कन्विंस होकर अदालत रॉबर्ट का कैरेक्टर सुधारने के लिए उसे 1.5 साल के लिए सेंट जोसेफ सुधार गृह भेज देती है, जहां से रॉबर्ट अपने सही चरित्र का निर्माण कर सके। लेकिन अमेरिकन सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए रॉबर्ट सिर्फ 6 महीने बाद ही वहां से भाग निकलता है और एक ट्रक में बैठकर कनाडा के ओटावा शहर पहुंच जाता है। ओटावा पहुंचकर रॉबर्ट अलग अलग तरह की नौकरियां ढूंढने लगता है। तलाश करते करते उसे एक आइसक्रीम वैन की नौकरी का नोटिस दिखता है। जब वह वहां नौकरी के लिए जाता है तो बेन नाम का यूनिट मैनेजर उससे कहता है कि नौकरी पाने के लिए उसे अपनी आईडी दिखानी होगी, लेकिन रॉबर्ट के पास अपनी आईडी नहीं होती। इसलिए वह पास ही बैठे एक भिखारी से $22 देकर उसका आईडी कार्ड खरीद लेता है और उस भिखारी का नाम ही असल में रॉबर्ट व्हाइटमैन होता है। इसी नाम के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कनाडा में अपनी जिंदगी शुरू करता है। खैर, कार्ड दिखाने के बाद रॉबर्ट को आइसक्रीम वैन की नौकरी मिल जाती है। उस रात रहने के लिए रॉबर्ट पास के एक चर्च हॉस्टल में जाकर दरवाजा खटखटाता है। वहां का मैनेजर गेट खोलकर कहता है कि इतनी रात को कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन रॉबर्ट किसी तरह उसे मना लेता है और अपने रहने के लिए एक कमरा हासिल कर लेता है। चर्च हॉस्टल की उस मैनेजर का नाम एंड्रिया होता है, जिससे बाद में रॉबर्ट की शादी हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट वहीं रेगुलर रहने लगता है और दिन भर कनाडा के अलग अलग इलाकों में आइसक्रीम बेचकर पैसे जोड़ने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद रॉबर्ट की यह नौकरी भी चली जाती है। दरअसल आइसक्रीम कंपनी घाटे में चली जाती है और अपनी सारी यूनिट्स बंद कर देती है। कंपनी पर रॉबर्ट के कुछ पैसे भी बकाया होते हैं जो उसे नहीं मिलते। यह बात रॉबर्ट को बहुत गुस्सा दिलाती है और वह वहां से भड़क कर चला जाता है। उधर ओटावा शहर के एक नाइट क्लब में वहां का सबसे पावरफुल माफिया टॉमी दिखाई देता है, जो इस नाइट क्लब को चलाता है। जब टॉमी अपने साथी डेव के साथ बैठकर बात कर रहा होता है तभी रॉबर्ट वहां ड्रिंक करने पहुंचता है। वह वहीं बैठकर टॉमी और डेव की बातें चुपचाप सुनने की कोशिश करता है, लेकिन डेव उसे डांट देता है और रॉबर्ट वहां से उठकर चला जाता है। इसी दौरान उसकी पहली मुलाकात डिटेक्टिव जॉन से होती है। दरअसल जॉन इस क्लब में बार बार आकर टॉमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। खैर, रॉबर्ट की नौकरी चले जाने से वह लगभग बेसहारा सा हो जाता है। उसी रात वह एंड्रिया से मिलता है और उसे डेट के लिए ऑफर करता है। एंड्रिया भी रॉबर्ट के ऑफर को स्वीकार कर लेती है। दोनों एक होटल में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। एंड्रिया रॉबर्ट को बताती है कि वह एक सोशल वर्कर बनना चाहती है और समाज की छोटी छोटी कमियों को अपने हाथों से ठीक करना चाहती है। इसके बाद जब वह रॉबर्ट से उसके बारे में पूछती है तो रॉबर्ट कहता है कि उसके पिता वैंकूवर शहर में एक बिजनेस चलाते हैं और कभी कभी उनकी मुलाकात होती रहती है। असल में रॉबर्ट यह बात छुपा लेता है कि वह बचपन से ही परिवार के बिना बड़ा हुआ है। तो इस डेट के बाद एंड्रिया और रॉबर्ट एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और
शादी करके साथ रहने लगते हैं। इसी तरह महीने दर महीने रॉबर्ट अपनी असली पहचान छुपाकर एंड्रिया के साथ जिंदगी बिताता रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 8 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। रॉबर्ट बाजार से घर लौटते वक्त एक अखबार में अपना असली नाम देखता है। वह देखता है कि उसके नाम से कई जगहों पर मिसिंग पर्सन की न्यूज छपी हुई है। यह देखकर रॉबर्ट काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए खुद भागकर बचने से ज्यादा एंड्रिया की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। तब वह एंड्रिया को अलग बुलाकर कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने पिता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ काम का दबाव बहुत बढ़ गया है। एंड्रिया मन से न चाहने के बावजूद उसे जाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद रॉबर्ट अपना सामान समेटकर वैंकूवर शहर के लिए निकल पड़ता है। वैंकूवर पहुंचकर भी रॉबर्ट कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे कोई काम नहीं मिलता। मन उदास होकर रॉबर्ट तब एंड्रिया को फोन करता है और उसका हालचाल पूछता है। एंड्रिया उसे बताती है कि रॉबर्ट बहुत जल्द पिता बनने वाला है। ये सुनते ही रॉबर्ट खुशी से लगभग पागल हो जाता है, क्योंकि वह बचपन से ही एक परिवार चाहता था और अब आखिरकार उसका अपना परिवार बनने वाला है। लेकिन एक परिवार चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इसलिए रॉबर्ट की टेंशन और बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक पैसे ले जाने वाली सिक्योरिटी ट्रक पर पड़ती है और वह वहां से पैसे चुराने की कल्पना करने लगता है। लेकिन वह समझ जाता है कि जितना आसान वह सोच रहा है, चोरी करके भाग जाना उतना आसान नहीं है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। हालांकि ट्रक के पास से हट जाने के बाद भी रॉबर्ट के दिमाग से चोरी का ख्याल नहीं निकलता। वह पास के एक बैंक में जाता है और वहां की सिक्योरिटी को ध्यान से देखने लगता है। रॉबर्ट को महसूस होता है कि जितनी सिक्योरिटी उसने सोची थी असल में उतनी कड़ी नहीं है। तभी वह मन ही मन प्लान बनाना शुरू कर देता है कि यहाँ डकैती कैसे की जा सकती है। प्लान के तहत वह पास की एक कॉस्ट्यूम और मेकअप शॉप में जाता है और वहां से एक फेक FBI बैज और कॉस्ट्यूम ले लेता है। इसके बाद वह FBI अफसर बनकर बैंक की जांच पड़ताल करने लगता है कि कहां-कहां सिक्योरिटी गैप है। रॉबर्ट बैंक के ब्रांच मैनेजर से पूछता है कि यहाँ सिक्योरिटी इतनी कम क्यों है। जवाब में मैनेजर बताता है कि यहाँ ज्यादा चोरी नहीं होती, इसलिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि अगर चोर आए तो वे पैसे कैसे मांगते हैं। दरअसल रॉबर्ट ने पहले कभी चोरी नहीं की थी, इसीलिए वह चालाकी से ऐसे सवाल पूछकर पूरी जानकारी जुटा रहा था कि डकैती को कैसे अंजाम दिया जाए। बैंक से निकलने के बाद रॉबर्ट वैंकूवर शहर के बैंक सिक्योरिटी यूनिट के मेन ऑफिस जाता है। वहां भी उसे खास सिक्योरिटी नहीं दिखती। वह नौकरी का बहाना बनाकर वहां से एक शिफ्ट लिस्ट ले आता है और लिस्ट में मौजूद कुछ लोगों को फोन करके कहता है कि उन्हें अगले दिन ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉस ने उनकी जगह नए लोग रख लिए हैं। इसके बाद रॉबर्ट डकैती की तैयारी के तहत एक आर्ट और मेकअप क्लास भी ज्वाइन करता है। वहां से वह सीख लेता है कि हल्के मेकअप से भी अपना लुक कैसे बदला जा सकता है। क्लास के अंत में रॉबर्ट वहां से एक मेकअप किट चुराकर अपने साथ ले आता है। खैर, अगले दिन रॉबर्ट सारी तैयारी करके बैंक के सामने पहुंचता है और एक गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है। वह सीधे काउंटर पर बैठी महिला को एक कागज दिखाता है जिस पर लिखा होता है, ड्रॉअर से सारे पैसे निकाल दो। जब वह महिला मना करने लगती है तो रॉबर्ट अपनी कोट की जेब से हाथ इस तरह बाहर निकालकर टेबल पर रखता है जैसे उसके हाथ में गन हो। मजबूर होकर अकाउंटेंट सारे पैसे निकालना शुरू कर देती है, लेकिन नर्वसनेस के चक्कर में रॉबर्ट यह भूल जाता है कि वह अपने साथ कोई बैग ही नहीं लाया है। जब वह महिला रॉबर्ट से बैग मांगती है तो रॉबर्ट हक्का बक्का रह जाता है। फिर भी वह किसी तरह उस महिला से ही एक बैग मैनेज कर लेता है। इसी बीच अचानक रॉबर्ट की नाक का मेकअप उतरने लगता है। किसी तरह खुद को संभालते हुए रॉबर्ट पैसे लेकर वहां से बाहर निकल आता है। इसके बाद वह उसी मेकअप की दुकान पर जाकर उनके किट वापस कर देता है और वॉशरूम में जाकर सारे पैसे अलग अलग करके एक सूट की जेब में भर लेता है। फिर वही सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। रॉबर्ट अच्छी तरह जानता था कि इतने सारे पैसे लेकर सड़क के रास्ते वापस जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह प्लेन से ओटावा शहर पहुंचता है। एंड्रिया पहले से ही वहां रॉबर्ट का इंतजार कर रही होती है। इतने दिनों बाद रॉबर्ट को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। डकैती के पैसों से रॉबर्ट काफी अच्छी जिंदगी जीने लगता है। वह एंड्रिया को सरप्राइज देकर एक नया घर भी खरीद लेता है। हालांकि घर खरीदने का असली मकसद जगह बदलना होता है, क्योंकि एक ही जगह ज्यादा दिनों तक रहने से पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन एंड्रिया को यह बात समझ नहीं आती कि उसका पति सिर्फ कुछ हफ्तों की कमाई से घर कैसे खरीद सकता है। इसलिए वह रॉबर्ट से पूछती है कि उसने ऐसा कौन सा काम किया है। रॉबर्ट अपने पिता के बिजनेस की कहानी सुनाकर हिसाब मिलाने की कोशिश करता है। भले ही यह कहानी पूरी तरह सही नहीं बैठती, फिर भी एंड्रिया उसकी बात मान लेती है। इसके बाद रॉबर्ट उसे बताता है कि अब उसे अपने पिता के बिजनेस के सिलसिले में अक्सर कनाडा के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना पड़ेगा। उधर जॉन को दिखाया जाता है जो अपने साथी हॉफमैन के साथ बैठकर टॉमी के बारे में बात कर रहा होता है। दोनों मिलकर टॉमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाने की योजना बनाते हैं, क्योंकि टॉमी माफिया की दुनिया का एक्सपर्ट है और उसे यूं ही आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे सबूतों के साथ पकड़ना होगा, इसलिए वे अपने डिपार्टमेंट के सुपीरियर से नई टीम बनाने की परमिशन मांगते हैं। दूसरी तरफ जब टॉमी अपने नाइट क्लब में अपनी टीम के साथ पर्सनल मीटिंग कर रहा होता है, तभी रॉबर्ट बिना कुछ कहे वहां अंदर घुस जाता है। रॉबर्ट को इस तरह अचानक अंदर आते देखकर
सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई बाहरी आदमी उनकी मीटिंग में यूं चला आएगा। रॉबर्ट टॉमी से कहता है कि वह एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और इस काम में उसे टॉमी की मदद चाहिए। टॉमी को इम्प्रेस करने के लिए रॉबर्ट क्लब के पास वाले एक बैंक की ओर इशारा करके कहता है कि वह 3 मिनट के अंदर उस बैंक को लूट सकता है, लेकिन टॉमी उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। टॉमी रॉबर्ट से कहता है कि अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की डील फाइनल कर लूंगा। बात के मुताबिक रॉबर्ट क्लब से बाहर निकलता है और बैंक के बाहर बने एक वॉशरूम में जाकर अपना गेटअप चेंज कर लेता है। इसके बाद किसी को समझ आने से पहले ही वह बैंक के अंदर घुस जाता है। टॉमी की टीम के सभी लोग कहने लगते हैं कि रॉबर्ट यह नहीं कर पाएगा, लेकिन सबका अंदाजा गलत साबित करते हुए रॉबर्ट सिर्फ 3 मिनट 12 सेकंड में बैंक लूट कर वापस आ जाता है। टॉमी उससे पूछता है, मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए? तुम तो इस पैसे से खुद ही जो चाहो कर सकते हो। इसके जवाब में रॉबर्ट कहता है, मेरे पास अपनी कोई गन नहीं है और मैं जिस इलाके में रहता हूँ अगर वहीं बार बार डकैती करूंगा तो कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। पूरे कनाडा में 29,000 से भी ज्यादा बैंक ब्रांच है। अगर मैं पूरे कनाडा में घूम घूम कर डकैती करूं तो हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। शुरुआत में मुझे कुछ पैसे और सपोर्ट चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास डील करने आया हूँ। बदले में मेरी हर डकैती की रकम का 40% तुम्हें मिलेगा। रॉबर्ट का यह ऑफर सुनकर टॉमी मान जाता है और दोनों की पार्टनरशिप डील फाइनल हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की लगातार डकैती की जर्नी शुरू हो जाती है। टॉमी की मदद से रॉबर्ट एक के बाद एक डकैती करता रहता है और उन पैसों से एंड्रिया के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां और दूसरी चीजें खरीदने लगता है। डकैती के पैसों का एक बड़ा हिस्सा रॉबर्ट अपने घर के सीक्रेट वॉल्ट में जमा करता था। ऐसे ही एक दिन डकैती करके लौटने पर रॉबर्ट देखता है कि एंड्रिया को उसके सारे पैसों का पता चल चुका है। एंड्रिया उससे कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्योंकि तुम अपने पिता के बिजनेस में जिस पोस्ट पर काम करते हो उस पोस्ट से कभी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। रॉबर्ट समझ जाता है कि अब वह एंड्रिया से सच्चाई नहीं छुपा सकता, इसलिए मजबूरी में वह उसे सब कुछ बता देता है। रॉबर्ट को लगा था कि सब सुनने के बाद एंड्रिया शायद उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसे हैरान करते हुए एंड्रिया कहती है, तुम डकैती कैसे करते हो ये मुझे भी दिखाओ। तो अगले दिन सुबह रॉबर्ट एंड्रिया को साथ लेकर एक बैंक के सामने जाता है। एंड्रिया को गाड़ी में बैठाकर वह बैंक के पास बने एक मेकअप शॉप में जाता है और अपना गेटअप बदल लेता है। इसके बाद वह अंदर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर की एक बोतल से बैग के अंदर स्प्रे करता है, जिससे वह सॉलिड हो जाता है और उससे धुआं निकलने लगता है। फिर रॉबर्ट उन बैग्स को एयर वेंट में डाल देता है, जिससे पूरा बैंक धुएं से भर जाता है। आग लगने के शक में वहां फायर सर्विस पहुंच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट खुद फायर सर्विस का सूट पहनकर पैसे लेकर वहां से बाहर निकल आता है। रॉबर्ट का डकैती करने का तरीका देखकर एंड्रिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। उस रात एंड्रिया रॉबर्ट से कहती है कि तुम चाहो तो और डकैती कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे 2 वादे करने होंगे। पहला, तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे और दूसरा, हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद तुम ये सारे काम छोड़ दोगे। खैर, इधर जॉन और हॉफमैन अपने सुपीरियर से परमिशन लेकर प्रोजेक्ट कैफे नाम का एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। जॉन का प्लान होता है कि अपनी नई टीम के साथ टॉमी जैसे सभी माफियाओं को पकड़ लिया जाए। वे इन्वेस्टिगेशन करके टॉमी की पूरी टीम के मेंबर्स की लिस्ट बनाते हैं और एक एक करके उन्हें गिरफ्तार करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि टॉमी की टीम के 2 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है और हैरानी की बात यह है कि वे दोनों हमेशा एक ही गाड़ी में चलते हैं। जॉन इस बात को लेकर अपनी टीम को और गहराई से जांच करने को कहता है। उसी रात जब रॉबर्ट एक डकैती खत्म करके मेकअप किए हुए ही टॉमी के नाइट क्लब जाता है, जॉन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। रॉबर्ट टॉमी से बात खत्म करके वॉशरूम में जाता है, तभी जॉन भी वहां पहुंचकर टॉमी से बात करने लगता है। इसके बाद जॉन रॉबर्ट को फॉलो करते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि रॉबर्ट वॉशरूम से बाहर आ रहा है और उसकी नाक के पास मेकअप लगा हुआ है। जॉन समझ जाता है कि रॉबर्ट ही मेकअप करके दूसरा आदमी बनता है, यानी जिन 2 लोगों को वे ढूंढ रहे थे वे असल में एक ही इंसान है। इसी बीच उसी रात हॉफमैन जॉन को कॉल करके ऑफिस बुलाता है और बताता है कि उसने रॉबर्ट के पीछे आदमी लगाए थे। उन्हें खबर मिली है कि पूरे कनाडा में जो डकैतियां हो रही हैं वे सब रॉबर्ट ही कर रहा है और इसके लिए वह अलग अलग भेष बदलता है। रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट बहुत जल्द एक और डकैती करने वाला है और उसकी लोकेशन भी उनके पास है। प्लान के मुताबिक अगले दिन जॉन अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचकर इंतजार करने लगता है। उधर रॉबर्ट टॉमी के आदमी बिली को साथ लेकर अगली डकैती के लिए जाता है। इस बार उनका टारगेट बैंक नहीं बल्कि एक ज्वेलरी शॉप होती है। रॉबर्ट बिली के साथ टेक्नीशियन बनकर उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे ठीक करने का नाटक करता है। इसके बाद वह काउंटर पर बैठी महिला से कहता है कि सारे गहने उसके बैग में भर दें। जब वह महिला मना करती है तो बिली गन निकालकर उसे डराता है। फिर बिली गन के दम पर वहां मौजूद सभी स्टाफ और मैनेजर को कंट्रोल में ले लेता है। जब रॉबर्ट अंदर डकैती कर रहा होता है तभी जॉन बाहर से देखता है कि ज्वेलरी शॉप के बाहर कोई आदमी कई सारे पौधे डिलीवर कर रहा है। यह देखकर जॉन को थोड़ा शक होता है, इसलिए वह उस तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय तक रॉबर्ट की डकैती पूरी हो चुकी होती है। रॉबर्ट बिली को बुलाकर कहता है कि सारे ज्वेलरी एक बैग में
भर दो और फिर अपने हाथ में पकड़े रिमोट से बाहर रखे हुए सभी पेड़ों में लगे मिनी बम विस्फोट कर देता है। दरअसल ये बम लगे पेड़ खुद रॉबर्ट लेकर आया था ताकि डिस्ट्रैक्शन पैदा करके वह आसानी से भाग सके। लेकिन फिर भी जॉन उनका पीछा करता रहता है और एक समय पर उन्हें एक होटल की किचन में लगभग पकड़ ही लेता है। मगर रॉबर्ट पहले से ही किचन का दरवाजा अंदर से लॉक करके रखता है, इसलिए जॉन के दरवाजा खोलने से पहले ही रॉबर्ट वहां से निकल जाता है। डकैती खत्म होने के बाद रॉबर्ट एंड्रिया को फोन करके कहता है कि सब कुछ पैक कर लो, हमें शहर छोड़कर जाना होगा। बात के मुताबिक रॉबर्ट होम शिफ्टर्स को फोन करके बुलाता है और खुद घर पहुंच जाता है। लेकिन घर पहुंचकर रॉबर्ट देखता है कि एंड्रिया का पहले ही वाटर ब्रेक हो चुका है, इसलिए वह तुरंत एंड्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उधर जॉन अपनी पूरी टीम के साथ रॉबर्ट के घर पहुंचता है, क्योंकि रॉबर्ट अभी अभी डकैती करके लौटा है और यही उसे रंगे हाथों पकड़ने का सही मौका होता है। लेकिन वे लोग जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। होम शिफ्टर्स पहले ही सारा सामान शिफ्ट कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ बच्चे के जन्म के बाद रॉबर्ट के अंदर एक बड़ा बदलाव आ जाता है। वह फैसला करता है कि अब वह कभी डकैती नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ओटावा छोड़कर ओंटारियो शहर शिफ्ट हो जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर 1.5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। वहां दिखाया जाता है कि रॉबर्ट की पहली बेटी काफी बड़ी हो चुकी है और एंड्रिया फिर से प्रेग्नेंट है। वे लोग ओंटारियो शहर में बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी दौरान एक दिन टॉमी रॉबर्ट से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या वह फिर से डकैती के धंधे में लौटना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट साफ मना कर देता है। टॉमी के जाने के बाद रॉबर्ट अपना वॉल्ट चेक करता है और देखता है कि उसमें अब बहुत कम पैसे बचे। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। वह इस बारे में एंड्रिया से बात करना चाहता है, लेकिन एंड्रिया साफ मना कर देती है। फिर भी अगले दिन लालच में आकर रॉबर्ट दोबारा डकैती करने निकल जाता है और जाते वक्त एंड्रिया के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाता है। चिट्ठी मिलने पर एंड्रिया रॉबर्ट को फोन करके पूछती है कि वह कहाँ है। रॉबर्ट जवाब देता है कि वह एक नई नौकरी का इंटरव्यू देने आया है, लेकिन रॉबर्ट की आवाज और बोलने के तरीके से एंड्रिया समझ जाती है कि वह फिर से डकैती करने गया है। यह बात एंड्रिया को बहुत दुखी कर देती है। उधर जॉन और हॉफमैन को दिखाया जाता है, जो टॉमी का पीछा करते करते रॉबर्ट के नए घर का पता लगा लेते हैं। हॉफमैन रॉबर्ट के घर फोन करके कंफर्म करने की कोशिश करता है कि रॉबर्ट घर पर है या नहीं। जब एंड्रिया मना करती है तो वे समझ जाते हैं कि रॉबर्ट शायद फिर से डकैती करने गया है। इसके बाद वे तुरंत सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें रॉबर्ट का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब जॉन हॉफमैन की सलाह पर लोकल एयरपोर्ट्स पर भी पूछताछ करता है और पता चलता है कि रॉबर्ट अभी अभी ओंटारियो के लोकल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। उधर अपनी 19वीं डकैती पूरी करने के बाद रॉबर्ट जब एक लोकल एयरपोर्ट के जरिए ओंटारियो लौटता है तो हमेशा की तरह एंड्रिया अपनी बेटी के साथ वहां उसका इंतजार कर रही होती है। एंड्रिया रॉबर्ट को देखते ही डांटते हुए कहती है, मुझे पता है तुम डकैती करने गए थे, लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए। वे लोग जैसे ही साथ में गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तभी चारों तरफ से जॉन की टीम और पुलिस उन्हें घेर लेती है। इसके बाद रॉबर्ट को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। रॉबर्ट फिर भी ज्यादा परेशान नहीं होता और थाने में बैठकर पिज्जा ऑर्डर करके खाने लगता है। लेकिन जब एंड्रिया को पता चलता है कि रॉबर्ट का असली नाम रॉबर्ट नहीं बल्कि गिलबर्ट है तो उसका दिल टूट जाता है। एंड्रिया जब नाराज होती है तो रॉबर्ट उससे कहता है, इस दुनिया में मैंने सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और वह था एक परिवार। तुम ही मेरा परिवार थी, इसलिए मैंने तुमसे अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं छुपाया। खैर, इनफाइन बैंक डकैतियों और $2.3 मिलियन की चोरी के लिए रॉबर्ट को 20 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। अगले दिन जॉन रॉबर्ट से मिले सबूतों के आधार पर टॉमी को भी गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि टॉमी कुछ ही दिनों बाद अपनी पहुंच और ताकत के बल पर बाहर निकल जाता है। जॉन का प्रोजेक्ट कैफे टॉमी के अलावा भी कई दूसरे माफियाओं को पकड़ने में कामयाब रहता है। उधर जेल में रहते हुए रॉबर्ट की एक और बेटी पैदा होती है और दुख की बात यह है कि 1 साल बाद एंड्रिया से उसका तलाक हो जाता है। 2001 में रॉबर्ट जेल से रिहा हो जाता है। आज के समय में वह एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा है। क्योंकि रॉबर्ट परिवार की अहमियत समझता था, इसलिए तलाक के बाद भी वह अपनी बेटियों की खबर नियमित रूप से लेता रहता है। मूवी के आखिरी सीन में रॉबर्ट की एक ओरिजिनल फुटेज दिखाई जाती है, जहां वह कहता है कि 89 डकैतियां करने के बाद भी आज उसके पास कोई पैसा नहीं है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।